हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स देखा था और उसमें हमने SN1, SN2 का पूरा प्रोसेस देखा था कि हाउ एग्जैक्टली द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन आर गोइंग थ्रू SN1 एंड SN2 and what is the increasing or decreasing order of adopting SN1 और SN2। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि जितने आराम से हेलो एल्केन क्या कर लेता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है, क्या हेलो एरीन्स भी वैसा ही करेगा, है ना। सो टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि नहीं करेगा। Why haloarenes are less reactive towards NSR, nucleophilic substitution reaction, है ना। सो देर आर 4 reasons given in NCERT। तो पहले हम जॉट डाउन कर लेते हैं कि वो 4 रीजन क्या है। व्हाट आर द 4 reasons बिकॉज ऑफ विच haloarenes आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR, है ना। टॉपिक डालिए, haloarenes and reactivity towards NSR. So the first thing is haloarenes are less reactive towards NSR. The first reason is resonance effect. Resonance effect, ठीक है। पहला रीजन क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट। सो ये पढ़ेंगे। सेकंड जो इसमें टॉपिक हमारा आएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजन, बट व्हाट इज द अदर रीजन इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। ये जो CX बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन डिफर करता है हेलो एल्केन में भी और हेलो एरीन्स में भी। तो सेकंड इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। आई प्रेफर कि अगर आप NCERT के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम प्योरली आपको NCERT से पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थर्ड है, इसमें है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। थर्ड है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन ये भी देखेंगे कैसे होता है। और इसमें फोर्थ है रिपल्शन। रिपल्शन रिपल्शन बिटवीन aryl halide and incoming nucleophile. So these are the 4 reasons because of which haloarenes are not reactive or very less reactive, extremely less reactive towards NSR, nucleophilic substitution reaction. एक टॉपिक और डाल लीजिए कि SN1 तो ये करता ही नहीं है। हेलोएरिन्स SN1 नहीं करता है। रीजन है इंस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्पेशली फिनाइल कैटायन, जो हमारा थर्ड पॉइंट भी है यहाँ पे, फिनाइल कैटायन। तो ये एक एसर्शन का क्वेश्चन हो गया कि एक्सट्रीम कंडीशन रखनी पड़ेगी तब वो NSR करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। लेकिन SN1 तो नहीं करेगा, क्योंकि SN1 में क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका जो कार्बोकैटायन बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो क्या है, फिनाइल कैटायन, ठीक है। तो अगर एसर्शन का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि SN1 वो नहीं करेगा। हाँ, SN2 करेगा, SN2 करेगा, पर कंडीशन क्या लगेंगी, एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, है ना। हम देखेंगे कि उसमें क्या कंडीशन रखेंगे कि ये रिएक्शन करेगा। और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगाएंगे ताकि ये रिएक्शन फास्ट करे। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना लिए जिसको हमको एक एक करके क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन, और आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इफ देयर इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, why haloarenes are less reactive towards NSR, you can write directly 4 points which is written here.
If it is a 2-marker question or a 3-marker question, then you have to explain it properly. Start the first concept, why haloarenes will not go NSR. The first is resonance effect. Resonance effect. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ यू हैव टू टेल मी कि एनएसआर में होता क्या था. बेसिक एनएसआर अगर आप देखो तो क्या होता था कि आपका कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड होता था, है ना. ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव. न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता था, इट विल अटैक हियर, एंड एक्स नेगेटिव अपना आउट होता था एज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, एज अ गुड लिविंग ग्रुप. LG लिख दें, LG एज अ गुड लिविंग ग्रुप. अब ये प्रोसेस हैलोएरेन्स में पॉसिबल नहीं है तो ड्रास्टिक कंडीशन में. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ इतने इजीली निकल रहा है, वो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हैलोएरेन्स से नहीं निकल पाता है. इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट नाउ. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, है ना. ये थोड़ा अगर आप करेंगे साथ में सो इट विल बी बेटर, ताकि आपको इसकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी. अब ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन है. अब क्लोरोबेंजीन क्या करता है बेटा, ये +R इफेक्ट देता है. क्लास 11th प्लस आर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम रहते हैं, जो बेंजीन से जुड़े होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसके तरफ फेंकते हैं, बेंजीन की तरफ. और इस कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस. तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, बाहर कर देता है. तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर बनता है किसमें, रेजोनेंस में. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके क्या कर लेंगे, बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना. बेंजीन के ये कौन सा कार्बन, ये वाला. तो ये क्लोरीन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन, और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा, इस कार्बन के साथ इट विल मेक अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग. एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट लिखा है कि द हैलोजन एटम विल मेक a pi bond in conjugation with the carbon of the benzene ring. तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोरीन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाया और उसने बॉन्ड बना दिए. अब क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपको जो दिख रहा है, जहाँ पे मैंने टिक लगाया है, वो क्लोरीन का था, उसने अब कार्बन के साथ उसमें बॉन्ड बना लिया. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दूँ तो कार्बन के, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5. ये आपको पता है. तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है अंदर, ये सारे क्या है, पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. या तो आप सिंगल नेगेटिव लिखो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, तो ये इसके पास है, और ये फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज सिंगल नेगेटिव. ठीक है. अब क्या होगा, क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. partial double bond character, partial double bond character between CX bond. ये जो C और X बॉन्ड है, ये जो आपको कार्बन और हैलोजन ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो C और X बॉन्ड है, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो मैडम क्या प्रॉब्लम है, बेटा क्लोरीन को आराम से लीव होना चाहिए. क्लोरीन को यहाँ से अगर आप NSR कर रहे हो तो क्लोरीन को यहाँ से एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकलना चाहिए, पर क्लोरीन खुद यहाँ डबल बॉन्ड बना के बैठ गए. और आपने पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से. तो अब ये बॉन्ड को ब्रेक करना और क्लोरीन को यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. अब क्या होगा बेटा, अब आपका रेजोनेंस स्टार्ट हो गया. ये इधर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या बनाएगा, लोन पेयर बनाएगा. तो अब ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. ये यहाँ पे
दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, सिंगल नेगेटिव लिख देती हूँ। और ये कार्बन में ये क्लोरीन ने अपना क्या किया है, कॉन्जुगेशन किया है, पाई बना दिया है यहाँ पे कार्बन के साथ। ये सिग्मा है और ये क्या है बेटा, पाई है। और यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, ये इधर शिफ्ट हुआ है, करेक्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो ये मैंने बॉन्ड बना दिया। अभी भी क्लोरीन में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस इफेक्ट, अब टॉपिक समझ में आ रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है, जिसको यहाँ से आराम से ऐसे एक्स नेगेटिव अच्छे बच्चे के जैसे निकल जाना चाहिए एज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो हेलो एरिंग्स में निकल नहीं पाता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। मैडम आपने पार्शियल क्या क्यों बोला, क्योंकि ये थोड़े देर के लिए बनता है, फिर हटता है, फिर बनता है, कैसे वो भी देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये बॉन्ड आएगा यहाँ। सो व्हाट यू विल गेट अनदर स्ट्रक्चर। अब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये बॉन्ड, और यहाँ पे अभी भी क्या, क्लोरीन क्या है, पॉजिटिव है, ये Cl है ना, ये Cl है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये वापस जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप में आपको क्या दिखेगा, क्लोरीन वापस आ गया। अब लेकिन यही कहानी फिर से शुरू होगी। अब क्या होगा, यही कहानी फिर से शुरू होगी। कैसे कैसे, इसको थोड़ा मैं ठीक से लिख देती हूँ। ये क्लोरीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब वो फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, आपको ये वाला मिलेगा। फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, और फिर यहाँ से फिर ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे। ये कहानी 24/7 चलती है, 1 to 5, 5 to 1। सो अगर आप सोच रहे हो कि कभी ना कभी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म होगा, तो नहीं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, हमेशा रहता है। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना और क्लोरीन को वहां से निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो आप इसमें पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे क्लोरीन, पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्लोरीन गिव्स प्लस आर इफेक्ट, करेक्ट। क्लोरीन किसको प्लस आर इफेक्ट देता है, टू बेंजीन। फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। अब अगर ये प्लस आर इफेक्ट देता है बेंजीन को, तो क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ये और ये, है ना। तो इसमें क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बना है, पाई बना है, क्योंकि सिग्मा तो पहले ही था, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा आपको पढ़ाया गया है, ये क्या बन गया है, पाई बन गया है। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन atom is in conjugation with pi electron of benzene ring। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन, कौन सा पेयर था बेटा, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन, कहाँ दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे दिख रहा है, आप यहाँ दिख रहा है, जहां मैं टिक लगा रही हूँ वहां फोकस करिए, यहाँ पे दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आप समझते हैं, इज इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बन के जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन का जो कार्बन है, ये बोल लो बेंजीन का जो कार्बन है उसके साथ क्या बना के रखा है, पाई बॉन्ड बना के रखा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन atom is in conjugation with the pi electron of benzene ring carbon। कार्बन लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेंजीन रिंग कार्बन। तो आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हो
तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने दिया है ये आपको जरूर वहां पे मिलेगा। और इसमें आपको समझना है कि जो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना वहां, जो डबल बॉन्ड बन रहा है सेकंड बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड पाई। तो इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद, क्या बना रहा है वो, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। वो क्या बना रहे हैं वहां पे, पाई बॉन्ड वहां पे बना रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर, काफी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब इसके कारण क्या आ जाता है बेटा, सीसीएल बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा, द सीसीएल बॉन्ड विल गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ दिस द सीसीएल बॉन्ड, द सीसीएल बॉन्ड will get partial double bond character, partial double bond character, है ना, partial double bond character आ जाएगा। अब अगर partial double bond character आता है तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, यहीं पे हमको कंप्लीट कर लेना है ये टॉपिक। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड को क्लीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। So difficult to cleave CCl bond। और अगर आप बॉन्ड ही क्लीव नहीं कर पा रहे हो, so release of Cl negative is highly difficult। अब ये क्या टफ है, बिल्कुल नहीं है भाई। आपका होना क्या चाहिए था, यहाँ पे X नेगेटिव प्रॉपरली निकलना था। यहाँ पे आप देखो ये X नेगेटिव को निकलना था, फिर यहाँ पे वो निकल नहीं पाता है क्योंकि जो X है यानी जो क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ क्या कर लेता है, बेंजीन के कार्बन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बन, और उसमें क्या बना लेते हैं, वो पाई बना लेते हैं। और ये 24 घंटे की कहानी है। आप देख लो, ये स्ट्रक्चर 1 से बनेगा 2, 2 से बनेगा 3, 3 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 5, 5 से फिर यहाँ कहानी शुरू, यहाँ तक, और फिर 1 से 5, 5 से 1, 1 से 5, पूरे टाइम क्या चलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर चलता है। ये इटसेल्फ एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दिस कैन कम एज अ 1 मार्कर ऑल्सो कि वाई, मैंने वो बता चुका है, वाई हेलो एरियंस डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यू हैव टू राइट द 4 पॉइंट्स। क्लियर होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड रीजन पे कि क्यों बेंजीन या क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So let's move to the second point. Second is difference in hybridization of CX bond. So this is the second point. What difference? The difference between haloalkane and haloarenes. So for example, this is CX bond of haloalkane. ठीक है, किसका CX बॉन्ड है, हेलोएल्केन का, और ये जो है वो CX बॉन्ड है हेलोएरीन का, है ना। थोड़ा आराम से चलते हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये CX बॉन्ड है हेलोएरीन का। अब आप बोलो ये वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसके पास कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका 3 सिग्मा मीन्स sp2। शॉर्ट्स बना के लगा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का OCC पे। प्लीज हाइब्रिडाइजेशन का 3 मिनट्स में कंप्लीट कर लीजिए, इट्स लेस देन 3 मिनट्स एक्चुअली। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है बेटा, हेलोएल्केन में 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ठीक है मैडम, प्रॉब्लम क्या है, sp3, मैंने आपको क्या बोला था, अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है तो आप एक सर्कल ले लीजिएगा और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वल पार्ट में।
ये S हो गया, ये PX हो गया, ये PY हो गया, ये PZ हो गया। अब इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है? 25%। S कैरेक्टर कितना दिख रहा है आपको? S कैरेक्टर 25%। अच्छा, sp2 में चेक करिए, अगेन आप एक सर्कल लीजिए और उसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये S, ये P, X और ये PY। अब इसमें S कैरेक्टर क्या होगा? अगर एक किसी भी सर्कल को आप 1/3 पार्ट दे देंगे S को तो कितना आएगा? 33.33%। भाई समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 4। तो एक पार्ट कितना होगा? 1/4। 1/4 यानी 25%। अगर ये सर्कल पूरा 100 है तो इसका 1/4 कितना होगा? 25। ये सर्कल अगर 100% है तो इसका ये 1/3 पार्ट कितना होगा? 33.33। भाई 100 को 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 100 को 4 से डिवाइड कर दो। समझ में आता है? तो यहाँ S कैरेक्टर आपका क्या हो गया है? बढ़ गया है। किसमें? किसमें? हेलो एलिमेंट्स में। किसका S कैरेक्टर बढ़ गया है? कार्बन का। कार्बन। अगर S कैरेक्टर बढ़ता है, अगर S कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये जो बॉन्ड है, एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो एक तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, एक्स, ये और ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। एक तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये जो कार्बन है वो sp2 है। sp2 यानी S कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। अगर ऐसा है तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना। और अगर S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इट्स अ हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यू कैन से इट्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये क्या है? कंपैरेटिवली वीक है, बिकॉज इसका S कैरेक्टर क्या है? इसका S कैरेक्टर क्या है? लेस है। अगर आप NCERT देखो तो ये जो CCX बॉन्ड है, ये जो आपका CCX बॉन्ड है, इसका उन्होंने आपको बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है। तो ये बॉन्ड लेंथ है इसकी 177 पिकोमीटर और इसकी बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर। यानी ये छोटा बॉन्ड है और ये काफी बड़ा है कंपैरेटिवली। तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग क्या होती है? अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो तोड़ने में तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है, मोर द ओवरलैपिंग stronger is the bond and it is difficult to break that bond। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी? हाई लगेगी। ठीक है, क्लियर होता है? तो ये आपका क्या हो गया? S कैरेक्टर से हम इसको समझा सकते हैं कि मोर द S कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। और इसी पॉइंट से हम आपको समझाएंगे, क्या समझाएंगे? कि SN1 पॉसिबल नहीं है। SN2 होगा लेकिन SN1 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन से मैं क्या और असर्शन के क्वेश्चन निकालती हूँ। थर्ड पार्ट हो जाएगा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन, कार्बोकेटायन किस में बनता था? कार्बोकेटायन की बात करें तो वो SN1 में बनता था कि SN2 में? SN1 में, है ना। वो किस में बनता था? SN1 में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कार्बोकेटायन कैसे बनता था? अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो ये CX था, ये यहाँ R, ये R और ये R, है ना। और इसमें आप वाटर ऐड करते थे और वाटर क्या करता था?
इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने के कारण X नेगेटिव बाहर चला जाता था और क्या बनता था, कार्ब केटायन बनता था कि नहीं बनता था। फर्स्ट स्टेप में कार्ब केटायन बनता था किसमें, SN1 में। ये 3 डिग्री कार्ब केटायन स्टेबल होता था। हम थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स में जा रहे हैं। ये 3 डिग्री कार्ब केटायन क्या होता था बेटा, स्टेबल होता था। अब यानी कार्ब केटायन अगर स्टेबल होगा तो जो सेकंड स्टेप था इसका, सेकंड स्टेप में क्या था, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को आना था और अटैक करना था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आता था और अटैक कर देता था, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इजी था और ये फास्ट स्टेप भी होता था। और आपको क्या मिल जाता था इसमें, आपको प्रोडक्ट मिल जाता था। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और ये R, अच्छा मेरे ख्याल से ये स्पेस कट रहा है तो मैं अब यहाँ लिख देती हूँ, ये कार्बन, ये R, इधर R, ये भी R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ X नेगेटिव क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था। ये प्रोसेस इसलिए होता था क्योंकि कार्ब केटायन बहुत स्टेबल होता था 3 डिग्री का। अब देखो, अगर फिनाइल केटायन फॉर्म होता है, चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप मान लो कि मैडम इट्स इजी फॉर क्लोरीन टू रिमूव, होता नहीं है पर मान लो कि क्लोरीन यहाँ से, ये क्लोरीन था, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये क्या बना लिया, ये बाहर चला गया, है ना। ये कहाँ चला गया बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया, मान लो, होता नहीं है पर मान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव आया है बिकॉज ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है सेल्फ आयनाइजेशन, यानी हम मान लेते हैं कि चलो क्लोरीन निकल गया, हमने जैसे भी करके वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक करके टेम्परेचर बढ़ा के प्रेशर बढ़ा के क्लोरीन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फिनाइल केटायन बनेगा, ये जो फिनाइल केटायन है, फिनाइल, फिनाइल किसको बोलते हैं, C6H5, है ना, C6H5 फिनाइल। और केटायन, केटायन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव लगा है। तो ये जो फिनाइल केटायन बना है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, क्यों, क्यों ये अनस्टेबल है, क्योंकि एक बार इस पे पॉजिटिव आया, इस पे अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ, अगर ये हेलोएरिन सेल्फ आयनाइजेशन कर रहा है तो इट विल नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर इसमें आ गया तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है। मैम क्यों स्टेबल नहीं है, बेटा इसको रेजोनेंस भी नहीं बचा पाएगा। मैम कैसे बचा नहीं पाएगा, चलो इस पॉजिटिव, इस कार्बन पे लगा है पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये पाई बॉन्ड इसकी हेल्प करने जाता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इसको हेल्प करने के लिए ये पाई बॉन्ड जाता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे जो रेजोनेंस है वो इस पॉजिटिविटी को खत्म नहीं कर पाएगा। तो इवन रेजोनेंस कैन नॉट सेव दिस सेल्फ आयनाइजेशन। और ये इसलिए जो फिनाइल केटायन बना है वो हाईली अनस्टेबल है। मैडम यहाँ उसको कौन मदद कर रहा था, बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, 3 कार्बन लगे हुए थे तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट उसका सेवियर था, उसका सेवियर कौन था, प्लस आई इफेक्ट था। समझ में आता है। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेती हूँ कि मैंने ठीक से किया है कि नहीं। So what is the outcome? What is the outcome? The phenyl cation which is formed is highly unstable because even the resonance cannot help
टू ओवरकम दिस पॉजिटिव। बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम अगर वो हेल्प करेगा तो उस पे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट इसका सबसे इजी है कि पॉसिबल रिपल्शन है। क्या है? रिपल्शन है बिटवीन हैलोएरिन्स एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये सबसे ज्यादा इजी पॉइंट है रिपल्शन। सो रिपल्शन किसके बीच में? देखो बेटा, ये आप काम कर रहे हो क्लोरोबेंजीन के साथ या ब्रोमोबेंजीन के साथ या आयोडोबेंजीन के साथ, ये आप काम कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ रहा है इस कार्बन के पास, क्योंकि इस पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अप्रोच करना है? न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास अप्रोच करना है। ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चल रही है किसकी? यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। आप देख रहे हो एक अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है यहाँ पे। यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग एराइल हैलाइड के बीच में एक अच्छा खासा रिपल्शन होगा, अच्छा खासा रिपल्शन होगा। वो उसको आने ही नहीं देगा। मैम कहाँ तक? टू द कार्बन ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, so with this we understood that nucleophilic substitution reaction in haloarenes is extremely difficult, और उसमें भी SN1 तो completely ruled out हो गया, और SN2 जो है वो होगा, लेकिन कब होगा? ड्रास्टिक कंडीशन में, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हैलोएरिन्स कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और किस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हेन हैलोएरिन will undergo nucleophilic substitution reaction। तो एक्सट्रीम कंडीशन में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सट्रीम कंडीशन में वो क्या करेंगे? SN2 करेंगे, SN1 नहीं करेंगे, क्योंकि फिनाइल कैटाइन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि कब करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले आप क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। मैम क्या ये इलेक्ट्रॉन हमें भी बनाने हैं? मत बनाइए, अंडरस्टूड है। और ये जो क्लोरोबेंजीन है उसको आप ट्रीट करेंगे एक्वस NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैडम क्यों लिया? न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको? न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हम क्या लेंगे? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। टेम्परेचर स्पेसिफिक है 623 केल्विन। 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, और जो प्रेशर है वो रहेगा 300 एटमॉस्फेयर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को होने के लिए। और जब आप ये रिएक्शन करेंगे, ये स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में आपको लगेगा क्या लगेगा? आपको एसिडिक मीडियम लगेगा, एसिडिक मीडियम लगेगा। आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो, HCl ले लो, वो आपको H पॉजिटिव दे देगा। तब जाके आपका क्या बनेगा? Cl यहाँ से निकलेगा और OH क्या करेगा? उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको क्या मिलेगा? फिनॉल। तो आपको क्या मिला? क्लोरोबेंजीन से आपको क्या मिला? फिनॉल मिला। मैम यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये 1 और 2 क्या है ना? यहाँ आपने लिखा है ये 1 है, ये 2 है, या ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। यस, ये मैकेनिज्म इसका हम क्विकली देख लेते हैं। कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसका, तो इसको थोड़ा देखो मैकेनिज्म को। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? ये आपका हुआ क्लोरोबेंजीन, है ना।
ये आपका क्या लिया आपने, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन को पहले आप ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH से, और NaOH को रिएक्शन देने के लिए क्या लगता है, टेम्परेचर हाई चाहिए 623 केल्विन, और यहाँ पे प्रेशर भी 300 atm। जब ये होता है, जब ये कंडीशन आप क्रिएट करते हो, तो आपके पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। क्या बना, सोडियम, ये फिनाइल है तो फिन, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, फिनॉक्साइड। अब ये जो मैडम, इसका मतलब OH नेगेटिव अटैक नहीं किया है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ किसने रिप्लेस किया है, इस पार्ट में NaO नेगेटिव ने क्या किया है, इसको यहाँ से रिप्लेस किया है एज अ Cl नेगेटिव। और ये जो H दिख रहा है आपको, जो बचा हुआ, और ये क्या है, ये H पॉजिटिव, NaOH यहाँ से क्या निकला, NaO नेगेटिव, तो क्या बचेगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बनाएंगे, HCl, क्या बना लेंगे, HCl। अब ये हुआ स्टेप 1, ये हुआ इसका स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है, उसको आप ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो आपका जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव, ये O नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव क्या होगा, एसिडिक मीडियम से रिप्लेस होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। Na पॉजिटिव हटा तो क्या बनेगा, ये H यहाँ आ जाएगा, H ने यहाँ से Na पॉजिटिव को क्या किया, निकाला, तो क्या बना, फिनॉल। तो ये एक्चुअली में ये जो है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये कुछ ऐसे होती है जिसको हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। तो कुछ बुक में डाउज है, कुछ में डाउ है। सो इट्स अ डाउ प्रोसेस इन विच द फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। तो जो बच्चे वहां सोच के बैठे हैं कि OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे NaO नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस करता है, और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। यही पार्ट हमको चैप्टर 11 में भी पढ़ना है, हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में यही पार्ट हम दोबारा पढ़ेंगे इन चैप्टर 11। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो प्रोसेस है, पहले स्टेप में आपने क्या किया, NaOH से 623 के 300 atm, और सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया है, H पॉजिटिव से। मैडम ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, बेटा HCl ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, ताकि ये जो Na पॉजिटिव निकले वो Cl नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना ले, -NaCl, -NaCl। तो ये जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक करते जाओगे, ये चीजें अपने आप समझ में आती जाती हैं। तो मैडम हो गया, नहीं, क्योंकि हम इतने हाई टेम्परेचर में, इतने हाई प्रेशर में अगर काम करेंगे, तो इट्स नॉट एडजस्टेबल इन द लैब। ऐसा लैब में हमेशा ऐसी कंडीशन क्रिएट करना इजी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। मैम किसमें हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ लगाना चाहिए आपके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले याद कर लो क्या होता है, और इसको कहाँ लगाएंगे ये भी सोचो। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ क्लोरोबेंजीन। क्या ले रही हूँ, क्लोरोबेंजीन। अब अभी अभी आधे घंटे पहले आपको पढ़ाया गया है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, नेगेटिव यहाँ पे आ सकता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है, क्लोरीन में, ऑर्थो और पैरा में होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, एक इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम करेगा, और वो है NO2। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ NO2। हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो वो सबसे बेस्ट है, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। स्टार्ट ऐसे ही कर लेते हैं। मैम ये एक्चुअली करेगा क्या, आपको पता है ना कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, फिर
रेजोनेंस से स्टार्ट होता है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी आती है, ऑर्थो में आती है और पैरा में आती है, करेक्ट। क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ती है, पैरा में भी बढ़ती है, फिर ऑर्थो में बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी तो ये NO2 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है NO2 पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, लेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेता है, और बची हुई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। वो क्या करेगा, यहाँ से फॉरवर्ड कर देगा थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। तो मान लो कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से अच्छी खासी 100% आ गई है, थ्रू रेजोनेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे होगी। तो क्लोरीन ने जो रेजोनेंस शुरू किया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी आ रही थी 100%, पर यहाँ पे स्टार डाल देती हूँ, यहाँ पे इसने मान लो 20% ले लिया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो इसने थोड़ी इलेक्ट्रॉन ले ली, डेंसिटी ले ली। अब क्या 80% बचा, तो अब क्या होगा 80% पास होगा, और वापस क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी पहुंचेगी 80%। तो रेजोनेंस आना चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि जब क्लोरीन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलेगा अरे इलेक्ट्रॉन आया है, थोड़ा सा अपने तरफ ले लेगा। तो अगर 100% आया और 20 और 30% उसने रख लिया, तो वापस जो डेंसिटी जा रही है क्लोरीन के पास क्या जा रही है, लेस जा रही है, और इसके कारण ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो फिर मुझे टेम्परेचर भी कम चाहिए, 663 से कम चाहिए इसको तोड़ने के लिए, और मुझे प्रेशर भी कम चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके 5 मिनट्स का ही हमने डिस्कशन किया है, उसको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2। मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO2 O नेगेटिव, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव, इसको अच्छी खासी जरूरत है, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस भेजेगा प्लस आर इफेक्ट से, तो वापस जो डेंसिटी जाती है वो कम जाती है। समझ में आया, आता है। चलो अब मैम फिर वही लिख दें NaOH, हाँ डाइल्यूट NaOH, एक्वस NaOH, बिल्कुल वही। टेम्परेचर 663 नहीं, अब टेम्परेचर लगेगा आपको, सेकंड नहीं डालते क्योंकि सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब जो टेम्परेचर लगेगा वो आपको लगेगा 443 केल्विन। तो टेम्परेचर अब कम लग रहा है क्योंकि आपने इस बॉन्ड को क्या कर दिया है, वीक कर दिया है, कंपेरेटिवली क्या कर दिया है, वीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घूम के जा रही है वो क्या हो रही है, लेस हो रही है। यहाँ से आ रही थी 100%, NO2 ने थोड़ा सा ले लिया 20-30% अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख मिटाने को, बचा हुआ भेज दिया। अब बेटा ये बॉन्ड क्या होने लगा, वीक होने लगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड के एक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं आ रही है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो टेम्परेचर भी कम लगेगा इसको तोड़ने के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एसिडिक मीडियम दोगे, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2। पर मैम ये तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, हाँ, बट इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, क्योंकि पुटिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, और NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 इजी हो जाता है। मैम ये भी 2 स्टेप में होगा, हाँ इसमें भी वही स्टेप चलेगा। इसमें पहले आपका क्या लगाएंगे बेटा, क्विकली कर रहे हैं, ये क्लोरीन, ये NO2, और इसमें आप यूज करेंगे NaOH एक्वस, और टेम्परेचर
आपका कम हो जाएगा 443 केल्विन, तो आपका बनेगा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, है ना, ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे H पॉजिटिव देंगे, इसलिए स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। H पॉजिटिव Na पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और OH आ जाएगा। हाँ, यहाँ NO2 ग्रुप रहेगा। यस, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ये तब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। मैम, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, लगा दीजिए, बॉन्ड और CCl बॉन्ड और वीक होगा और प्रोसेस और जल्दी होगा। तो अब इसको भी देख लेते हैं। अब हम कौन से क्वेश्चन में आ गए हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, दो पोजीशन पे लगा देंगे NO2। बेटा ऑर्थो पे लगाना या पैरा पे, मेटा पे मत लगाना, क्योंकि Cl मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे नहीं बढ़ाता है। ये आपको रेजोनेंस से पता होना चाहिए। तो मैंने पहले कहाँ लगाया था, पैरा पे, और अब मैं लगा देती हूँ ऑर्थो पे। मेटा पोजीशन पे नहीं लगाइएगा, मेटा पे मत लगाइएगा, डोंट पुट, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम इंक्रीज होती है। ठीक है, Cl इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बहुत सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, मुझे पता है, डोंट डू दैट। Cl इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा में। तब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलो थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ के देखते हैं। यहाँ से 100% क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। पहले यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ पे बढ़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, पैरा में। आउट ऑफ 100% इसने 20% खींच ली है। अब आगे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, 80%। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ऑर्थो में, तो इसने कितना खींच लिया, उसमें से फिर से 20% खींच लिया। तो आगे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, सिर्फ 60%। तो क्लोरीन ने कितना भेजा था, 100%, वापस भी 100% आना था, लेकिन अभी कितना आ रहा है, 60%। तो यानी ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ क्रिएट हुआ है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक होगा तो टेम्परेचर हमको और कम लगेगा। यहाँ भी आप एक्वस NaOH यूज करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर अब 368 केल्विन हो गया। सो 623 फिर 443 केल्विन, और जब 2 लगाया तो और कम हो गया 368 केल्विन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, Cl की जगह क्या लगाएंगे आप, OH। अब तो आपको पता है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, H पॉजिटिव यूज करके पहले फिनॉक्साइड बनता है, फिर Na पॉजिटिव को H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज कर देता है। और ये लेकिन क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। ये NO2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप लगाते हैं तो फिनॉल बनता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनता है, और यहाँ पे टेम्परेचर और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। NCERT में आपको ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैम ऐसा करिए, ऑर्थो और पैरा तीनों में लगा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। जब आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यानी ऑर्थो में NO2 लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ भी लगा दिया पैरा में, और इस ऑर्थो में भी लगा दिया, ये भी NO2। अब ये जो क्लोरीन भेजेगा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले तो इसने खींचा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आया, फिर इसने पैरा में खींचा NO2 में, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर बची हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हुई तो इसने भी खींचा। तो इसने थ्रो किया था 100%, वापस इसको मानते हैं कितना मिला, 40%। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था वो और वीकेस्ट है, ये वीकेस्ट है। तो इसमें आपको टेम्परेचर कितना देना है, सिर्फ वार्म करना है। वार्म यानी 60 to 70 डिग्री, बॉयल नहीं लिखा है NCERT में, वार्म लिखा है।
सो इतने केल्विन में आप वार्म कर दीजिए, 50 to 70 डिग्री आप करेंगे और एक्वस NaOH यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, आप यहाँ वाटर डाल दीजिए, यहाँ NaOH की भी जरूरत नहीं है। वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल भी है, H पॉजिटिव भी देता है, OH नेगेटिव भी देता है। तो मैडम यहाँ क्या देगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल देगा, तो ये Cl नेगेटिव को वाटर का OH नेगेटिव क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। OH इधर आ गया, अब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, NO2 यहाँ, NO2 यहाँ और NO2 यहाँ पे भी। क्लियर होता है, समझ में आता है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर रीडिंग दिस टॉपिक। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, जब आप घर पे बैठ के कर रहे हैं वहाँ पे, तो रिवीजन ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किससे, और यहाँ आइए, आपने स्टार्ट किया था जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया था, टेम्परेचर भी हाई था, प्रेशर भी हाई था। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना शुरू किया, ऑर्थो और पैरा में ही लगाना, बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में ही बढ़ाता है। अगर आप एक लगाते हैं तो टेम्परेचर 443 हो गया था, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो टेम्परेचर 368 के करीब आपको लगा था, और अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो आपको NaOH की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर लीजिए और क्या करिए, और क्या करिए, आप उसको वार्म कर दीजिए। वाटर OH नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, CCl बॉन्ड क्या है, बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है वो वापस बहुत कम आ रही है, तो ये बॉन्ड वीक होगा, तो OH नेगेटिव आसानी से Cl नेगेटिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, SN1 नहीं है। कार्ब कैटायन फिनाइल कार्ब कैटायन इज हाईली अनस्टेबल।